नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं दोस्तों आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं वो है मीन लग्न की कुंडली में योग कारक मारक और समग्रह की पहचान। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ इन 11 लग्न कुंडलियों में जो कारक मारक और समग्रह की पहचान हम कैसे करते हैं और उसको कैसे डिराइव करते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताया था। सेम कॉन्सेप्ट सेम टेक्निक आपको इसमें भी यूज़ करना है। और जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैंने जो टेक्निक जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को यूज़ किए होंगे तो आप मीन लग्न की कुंडली में भी योग कारक मारक और समग्रह की पहचान करना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना ये एपिसोड स्टार्ट करूँ, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया करके मेरे सभी एपिसोड्स को देखते हुए ही इस एपिसोड को देखें ताकि आपको समझने में किसी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। तो देखिए, मीन लग्न की कुंडली में योग कारक मारक तथा समग्रह की पहचान तो डिराइव करने से पहले, इस टॉपिक पे आने से पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि राशियाँ एक सीक्वेंस में आती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और इन राशियों को हम 1 से लेकर 12 तक जो नंबर होते हैं उससे इंडिकेट करते हैं। 1 नंबर जो होती है वो मेष राशि को इंडिकेट करती है। कुंडली में 2 नंबर यहाँ पे लिखा रहता है, 2 नंबर वृषभ राशि को इंडिकेट करती है, 3 नंबर मिथुन राशि को, 4 नंबर कर्क राशि को, 5 नंबर सिंह राशि को, 6 नंबर कन्या राशि को, 7 नंबर तुला राशि को, 8 नंबर वृश्चिक राशि को, 9 नंबर धनु राशि को, 10 नंबर मकर राशि को, 11 नंबर कुंभ राशि को और 12 नंबर मीन राशि को। इसी तरीके से कुंडली के जिस भाव में भी 1 और 8 नंबर लिखा रहेगा वो आपको समझ जाना है कि उस भाव के स्वामी मंगल होंगे। 1 नंबर मेष राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी होते हैं मंगल देवता। कुंडली के जिस भाव में भी 2 नंबर और 7 नंबर लिखा होगा आपको समझ जाना है कि उस भाव के उस घर के स्वामी जो होंगे वो शुक्र देवता होंगे। 2 नंबर वृषभ राशि, 7 नंबर तुला राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी शुक्र देवता होते हैं। कुंडली के जिस भाव में भी 3 नंबर और 6 नंबर लिखा होगा आपको समझ जाना है कि उस भाव के स्वामी बुध देवता होंगे। 3 नंबर मिथुन राशि, 6 नंबर कन्या राशि। कुंडली के जिस घर में भी 9 नंबर और 12 नंबर लिखा हुआ होगा आपको समझना है कि उस भाव के स्वामी उस घर के स्वामी बृहस्पति देवता होंगे। 9 नंबर धनु राशि और 12 नंबर मीन राशि को इंडिकेट करती है। इन दोनों राशियों के स्वामी होते हैं बृहस्पति देवता। कुंडली के जिस भाव में भी 10 नंबर और 11 नंबर लिखा होगा आपको समझ जाना है कि उस भाव के उस घर के स्वामी शनि देवता होंगे। 10 नंबर मकर राशि को इंडिकेट करती है और 11 नंबर कुंभ राशि को। कुंडली के जिस भाव में भी 4 नंबर लिखा होगा आपको समझ जाना है कि उस भाव के उस घर के स्वामी चंद्रमा होंगे। 4 नंबर कर्क राशि को रिप्रेजेंट करती है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुंडली के जिस भाव में भी 5 नंबर लिखा हुआ होगा आपको समझना है कि उस भाव के स्वामी जो होंगे वो सूर्य देवता होंगे। 5 नंबर सिंह राशि को रिप्रेजेंट करती है और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देवता। क्लियर है दोस्तों? तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब आइए आते हैं आज के टॉपिक पे। मीन लग्न की कुंडली में हम कैसे योग कारक मारक और समग्रह की पहचान करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है दोस्तों कि हमें एक मीन लग्न की कुंडली को ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक लग्न कुंडली हो गई। अगर मैं लग्न कुंडली के फर्स्ट हाउस में, अब जानते हैं कि इसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं, इसको सेकंड हाउस, इसको थर्ड हाउस, इसको फोर्थ हाउस, इसको फिफ्थ हाउस, इसको सिक्स्थ हाउस, इसको सेवन्थ हाउस, इसको एट्थ हाउस, इसको नाइन्थ हाउस, इसको 10th हाउस, इसको 11th हाउस और इसको 12th हाउस। अगर मैं फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिख दूंगा तो उसका मतलब ये क्या हो जाएगी, मीन लग्न की कुंडली हो जाएगी। 12 नंबर जो होती है दोस्तों वो मीन राशि को इंडिकेट करती है। अब देखिए 12 नंबर जो है वो मीन राशि को इंडिकेट करती है। अगर मैं यहाँ 12 नंबर लिख दूंगा तो उसका मतलब हुआ कि फर्स्ट हाउस में यानी कि लगन भाव में मीन राशि बैठी है, मीन राशि है, और ये जो लगन कुंडली बन जाएगी वो हो जाएगी मीन राशि की लगन कुंडली। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, 12 नंबर लिख देते हैं। ठीक है, अब ये बन गई मीन लग्न की कुंडली। अब हम गिनती के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, तो इस तरीके से ये मीन लग्न की एक संपूर्ण कुंडली बन गई।
अब हमें यहाँ पे योग कारक मारक और समग्रह की पहचान करनी है। हमें सिर्फ 7 ग्रहों के बीच में ही योग कारक मारक और समग्रह की पहचान करनी है। वो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। राहु और केतु का विचार यहाँ पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि राहु और केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व तो प्राप्त नहीं है। राहु और केतु किसी राशि के स्वामी नहीं होते हैं, इसलिए कुंडली में उनको कोई एक इंडिपेंडेंट अपना कोई घर नहीं मिला हुआ होता है। इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन ग्रहों में ही कौन योग कारक है, कौन मारक है और कौन सम है, इसकी पहचान करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे एक लिख लीजिए, योग कारक मीन लग्न की कुंडली में जो भी योग कारक ग्रह आएंगे उसको मैं योग कारक की श्रेणी में लिखूंगा। दूसरा आप लिख लीजिए मारक, मीन लग्न की कुंडली में जो भी मारक ग्रह आएंगे उसको मैं मारक ग्रह की श्रेणी में लिखूंगा। तीसरा आप लिख लीजिए दोस्तों सम, जो भी सम ग्रह आएंगे मीन लग्न की कुंडली में उसको मैं सम की श्रेणी में लिख लूंगा। और जिन 7 ग्रहों की हमें पहचान करनी है योग कारक मारक और सम के रूप में, उसको भी यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो पहला हो गया सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों मैं यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, जो आप अभी तक कॉन्सेप्ट यूज़ किया हूँ मैं मेष से लेकर के कुंभ लग्न कुंडली तक, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा और सेम टेक्निक यूज़ करूँगा। और टेक्निक क्या है दोस्तों? प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, ऑप्शंस को सीमित करता जाऊँगा, कम करता जाऊँगा, जिससे आपको पहचानने में और डिराइव करने में आसान हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं योग कारक ग्रह को हम कैसे पहचानेंगे मीन लग्न की कुंडली में। तो देखिए दोस्तों, योग कारक ग्रह की श्रेणी में वैसे ग्रह आते हैं जिनको कुंडली में एक घर त्रिकोण में मिला हो और दूसरा घर कहीं पे भी मिला हो। ठीक है दोस्तों, आई रिपीट, योग कारक ग्रह की श्रेणी में कुंडली में वो वैसे ग्रह आते हैं जिनको एक घर त्रिकोण में मिला हो और दूसरा घर कहीं पे भी मिला हो। तो आप जानते हैं फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये जो 3 घर होते हैं, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, यानी पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, इसको हम त्रिकोण के भाव बोलते हैं। तो इन त्रिकोण के भाव के जो स्वामी होंगे वो क्या होंगे? हमेशा योग कारक होंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? एक घर त्रिकोण में और दूसरा घर कहीं पे भी मिला हो तो वो ग्रह क्या हो जाएंगे? योग कारक हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले त्रिकोण से। तो ये फर्स्ट हाउस में दोस्तों 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति देवता। तो बृहस्पति देवता को आपका एक घर मिल गया फर्स्ट हाउस में और दूसरा घर इनको कहाँ मिला? तो ये 10th हाउस में। ठीक है, तो योग कारक की कंडीशन के लिए क्या? एक घर त्रिकोण में, दूसरा घर कहीं पे भी। अब इनको कहीं पे भी मिल जाए दूसरा घर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक घर अगर त्रिकोण में मिल गया तो वो ग्रह क्या हो जाते हैं? योग कारक हो जाते हैं। तो बृहस्पति देवता को एक घर मिला है आपके फर्स्ट हाउस में, यानी त्रिकोण के भाव में, इसलिए बृहस्पति देवता मीन लग्न कुंडली में पहले योग कारक ग्रह बने। तो आप यहाँ लिख दीजिए योग कारक की श्रेणी में बृहस्पति। क्लियर है दोस्तों? अब आपको क्या करना है? आप जानते हैं कि कुंडली के जिस भाव में भी 9 नंबर और 12 नंबर लिखा रहता है उस भाव के स्वामी बृहस्पति देवता होते हैं। तो आपको 9 नंबर और 12 नंबर जिस हाउस में लिखा उस हाउसेस को क्या करना है? कैंसिल कर देना है, क्रॉस कर देना है। तो आप 9 नंबर एंड 12 नंबर दोनों कैंसिल कीजिए। यहाँ पे बृहस्पति देव के बारे में भी डिसीजन हो गया, तो बृहस्पति देवता को भी यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। क्लियर है? अब आते हैं दोस्तों दूसरे त्रिकोण में, यानी कि 5th हाउस में। तो देखिए 5वें घर में यानी कि 5th हाउस में 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर का मतलब होता है दोस्तों कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा को एक घर मिल गया आपका त्रिकोण में, यानी कि 5th हाउस। 5th हाउस को हम त्रिकोण का भाव बोलते हैं और दूसरा घर इसको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक राशि के स्वामी वाला ग्रह है। ठीक है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है, इसको 2 राशि प्राप्त नहीं है, इसीलिए कुंडली में इसको घर भी एक ही मिलेगा। एक घर इसको मिल गया त्रिकोण में चंद्रमा को, तो इसलिए चंद्रमा भी क्या हो जाएंगे? मीन लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। तो आप लिख लीजिए दूसरा योग कारक ग्रह जो मीन लग्न की कुंडली में बने वो है चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, अब इनको भी आप इस हाउस को भी क्रॉस कर लीजिए, चंद्रमा जी को भी क्रॉस कर लीजिए। हो गया। अब दोस्तों तीसरा त्रिकोण यानी कि 9th हाउस। दोस्तों 9th हाउस में 8 नंबर लिखा। 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल देवता। क्लियर है दोस्तों? 8 नंबर लिखा है 9th हाउस में, जिसके स्वामी होते हैं वृश्चिक, जो वृश्चिक राशि को इंडिकेट करिए 8 नंबर, उसके स्वामी होते हैं मंगल देवता। तो मंगल देवता को एक घर आपका त्रिकोण में मिल गया, अब दूसरा घर कहीं पे भी मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगल देवता क्या होंगे? योग कारक की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए तीसरा ग्रह जो योग कारक बने मीन लग्न की कुंडली में वो है मंगल। क्लियर है दोस्तों? और आप यहाँ पे भी मंगल देवता को क्रॉस कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। और आप जानते हैं दोस्तों
कि कुंडली के जिस भाव में भी 1 नंबर और 8 नंबर लिखा रहता है उस भाव के स्वामी होते हैं मंगल देवता। तो आपको ये 8 नंबर वाले हाउस को भी कैंसिल कर देना है, 1 नंबर वाले हाउस को भी कैंसिल कर देना। अब इन भावों को देखने की जरूरत नहीं, जिन जिन भावों को मैंने ग्रीन मार्कर से क्रॉस किया है उसको देखने की जरूरत नहीं, जिन जिन ग्रहों को क्रॉस कर दिया अब उसको भी दोबारा मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों मारक। तो देखिए कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में वैसे ग्रह आते हैं जिनको 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस इनमें से कोई एक घर मिला हो और दूसरा घर त्रिकोण में नहीं मिला हो। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में वैसे ग्रह आते हैं जिनको एक घर 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस यानी कि तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव या 12वां भाव इनमें से कोई एक भाव मिला हो और दूसरा जो घर है इनको दूसरा भाव जो है वो त्रिकोण में नहीं मिला हो त्रिकोण में नहीं मिला हो, आई मीन 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में इनको कोई घर नहीं मिला हो। ठीक है, तो वैसे ग्रह जो होते हैं कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं दोस्तों त्रिक भाव से। आप जानते हैं कि ये 6th हाउस है, ये 8th हाउस है और ये 12th हाउस है। इन तीनों भावों को हम त्रिक भाव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुंडली के सबसे बुरे और सबसे अशुभ भाव होते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं आपके पहले त्रिक भाव से यानी कि 6th हाउस से। जो देखिए दोस्तों 6th हाउस में 5 नंबर की राशि बैठी यानी 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर का मतलब होता है दोस्तों सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देवता। तो सूर्य देवता इस कुंडली में क्या बने? मारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। तो देखिए आप मारक ग्रह की श्रेणी में जो पहला ग्रह आया वो सूर्य देवता। ठीक है, सूर्य देवता को एक घर आपका मिल गया 6th हाउस में और दूसरा घर तो इनको मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है, मिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता भी एक राशि के स्वामी वाले ग्रह हैं, इनको सिर्फ एक राशि का स्वामी तो प्राप्त है, वो है सिंह राशि। ठीक है, तो एक ही घर मिलेगा इनको कुंडली में और वो भी घर आपको मिला 6th हाउस में यानी कि त्रिक भाव में। तो सूर्य देवता क्या होंगे? मारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों, इसको आप क्रॉस कर लीजिए। सूर्य देवता के बारे में भी डिसीजन हो गया और इनके घर के बारे में भी डिसीजन हो गया। अब दोस्तों दूसरा जो त्रिक भाव है यानी कि 8th हाउस, यहाँ पे 7 नंबर लिखा है दोस्तों। 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। तो शुक्र देवता को एक घर मिल गया आपका 8th हाउस में, लेकिन उनको त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला। ठीक है, आप जानते हैं कि कुंडली के जिस भाव में भी 2 नंबर और 7 नंबर लिखा रहता है उस भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। तो एक घर तो शुक्र देवता को मिल गया 8th हाउस में यानी कि त्रिक भाव में जहाँ 7 नंबर लिखा है, और दूसरा घर जो है शुक्र देवता को कहाँ मिला है? तो 3rd हाउस में जहाँ 2 नंबर लिखा है, लेकिन त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला है। इसका मतलब क्या हो गया? शुक्र देवता भी मीन लग्न की कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। तो लिखिए दोस्तों दूसरा मारक ग्रह जो बने मीन लग्न की कुंडली में वो है शुक्र देवता। क्लियर है दोस्तों? अब आप इनके हाउसेस को क्रॉस कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए और शुक्र देवता को भी यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों अभी तक 5 ग्रहों के बारे में डिसीजन हो चुका है और करीबन 8 जो हाउसेस हैं वो भी कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, यानी टोटल और 4 हाउसेस बचे हैं जिसको देख के हमें डिसीजन ले लेना है। ठीक है, तो तीसरा त्रिक भाव देखिए दोस्तों यानी कि 12th हाउस। यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर का मतलब होता है दोस्तों कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि देवता। तो शनि देवता को एक घर तो आपका मिल गया त्रिक भाव यानी कि 12th हाउस में, और दूसरा घर कहाँ मिला है? आप जानते हैं कि कुंडली के जिस घर में भी 10 नंबर और 11 नंबर लिखा रहता है उस भाव के उस घर के स्वामी होते हैं शनि देवता। तो शनि देवता को एक घर मिला है त्रिक भाव में यानी कि 12th हाउस में, दूसरा घर मिला है इनको 11th हाउस में यानी कि 11वें भाव में। ठीक है, लेकिन शनि देवता को त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला है। इसका मतलब क्या हो गया? शनि देवता भी मीन लग्न की कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। तो आप लिख लीजिए तीसरा ग्रह जो मारक बने मीन लग्न की कुंडली में वो है शनि देवता। क्लियर है दोस्तों? अब आप शनि देवता के घरों को भी क्रॉस कर दीजिए, कैंसिल कीजिए इनके घरों को। क्लियर है दोस्तों? अब बच गया कौन? सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह बुध। ठीक है, और 2 घर 3 और 6 नंबर। आप जानते हैं दोस्तों समग्रह की श्रेणी में कैसे ग्रह आते हैं? समग्रह की श्रेणी में वैसे ग्रह आते हैं जिनको ना तो 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कोई घर मिला हो। ठीक है, और ना ही त्रिकोण के किसी भाव के स्वामी मिला हो, आई मीन स्वामी हो। ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। समग्रह की श्रेणी में वैसे ग्रह आते हैं जिनको ना तो 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के स्वामी हो वो। ठीक है, और ना ही त्रिकोण के किसी भाव के स्वामी हो। तो वैसे ग्रह जो होते हैं कुंडली में समग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों,
दो घर बचे हैं, एक घर में 3 नंबर लिखा है, एक घर में 6 नंबर लिखा है। आप जानते हैं कि कुंडली के जिस भाव में भी 3 नंबर और 6 नंबर लिखा रहता है उस भाव के स्वामी होते हैं बुध देवता। तो बुध देवता को एक घर मिला है आपका 4th हाउस में और दूसरा घर मिला है 7th हाउस में, लेकिन इनको कोई भी घर 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में नहीं मिला है, और कोई भी घर 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में नहीं मिला है, यानी त्रिकोण में भी कोई घर नहीं मिला है। तो उसका मतलब क्या हो जाएंगे, बुध देवता जो है समग्रह बनने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पूरे फुलफिल कर रहे हैं। इसलिए मीन लग्न की कुंडली में जो एकमात्र ग्रह जो समग्रह की श्रेणी में है वो है बुध देवता। ठीक है, इस तरीके से आप बुध देवता के भी दोनों घरों को आप कैंसिल कीजिए, क्रॉस कीजिए, और यहाँ बुध देवता को भी क्रॉस कर दीजिए। इस तरह से आपने देखा कि टोटल के टोटल 7 ग्रहों के बारे में डिसीजन हो गया, सभी हाउसेस को भी हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो बड़ा ही आसान है दोस्तों, आप सेम टेक्निक अप्लाई कीजिए और इजीली आप सभी लगन कुंडलियों में मारक योगकारक, मारक और समग्रह को इजीली डिराइव करके ला सकते हैं। ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी तरीके के रट्टेबाजी की कोई जरूरत नहीं, कोई स्कोप नहीं। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए। एस्ट्रोलॉजी जो है कॉन्सेप्ट ही है और प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर रहेगी, उतनी आपको सब चीज़ों को फाइंड आउट करने में, प्रेडिक्शन करने में आसान होगी, सहायता मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से मेष से लेके मीन लग्न की कुंडलियों में योगकारक, मारक और समग्रह जो है उसके मैं पहचान कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा और आप इसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया दोस्तों मेरा एपिसोड, तो आप मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों, जिससे मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप लोगों को इसकी जानकारी उपलब्ध हो जाए, मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।